हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने बीएमसी के लिए सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है तो उसी का ही पार्ट नंबर 5 लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए हैं रिगार्डिंग टू योर बीएमसी वो आपने देखे होंगे। उसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट ईयर महाट्रांसको के लिए सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे वहाँ से मिला था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर जो आपने सिलेक्शन सीरीज ली थी महाट्रांसको के लिए वो सारे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके महाट्रांसको से मिलते जुलते थे। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी रहेंगी और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे जनको ट्रांसको या डिस्कॉम के लिए तो आप ये सीरीज़ देख सकते हो। साथ ही साथ जो बीएमसी का जो सिलेबस है वो अगर आपके महाट्रांसको में कुछ टॉपिक मैंने लिए उससे मिलते हैं तो वो टॉपिक आपको देखना मैंडेटरी है। ठीक है ना। यस। और जिन्होंने सपोज बीएमसी का फॉर्म नहीं फिल किया वो अगर इन जनरल अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये सीरीज़ तो बिल्कुल देख लेना बेटा। है ना। तो इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है। यस। जैसे कि मेरा वे होता है कि मैं जब भी सेशन लेता हूँ तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन मैं सिलेक्शन मतलब बेसिकली पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो माई सेल्फ बाबरा गाउंडे एंड आई एम इंजीनियर टीचर एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 18 19 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मेरा इन 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। यस। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे 5 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। और मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये रहा मेरा एकदम से शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और आज हम देखेंगे बेसिकली बेटा जो बीएमसी के लिए जो पोस्ट निकली है जेई एंड एससी के लिए। यस। तो उसके लिए टॉप 30 एमसीक्यूज। तो इससे पहले मैंने 4 सेशन दिए, आपने नहीं देखे रहेंगे तो काइंडली उन सभी सेशन को देख लेना। एंड अगेन एक बार मैं बता दूं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली डू सब्सक्राइब सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे हैं ना। और जितने भी मैं सेशन लेता हूँ उसके पीडीएफ आपको एक दिन के बाद मिलते हैं। तो वो पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारी व्हाट्सअप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा सो दैट आप इजीली ये दोनों भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमारी इस दोनों भी ग्रुप पर हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम बेसिकली देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज फॉर दी बीएमसी। यस। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये हर एक क्वेश्चन याद रखना मैंने सिलेबस के हिसाब से लिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है तो बिल्कुल बेटा क्वेश्चन आसान ही रहेंगे क्योंकि बीएमसी क्वेश्चन आसान ही पूछती है। बट सिलेबस से उठाया मैंने, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल से ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उससे ये क्वेश्चन मिलता जुलता है ना। यस। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। क्वेश्चन ये पूछा है कि डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ द रबर इज अराउंड। रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी है। तो याद रखना, अगर आपको याद रखनी पड़ेगी तो रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो रेंज होती है रबर की वो होती है बेटा 30 किलो वोल्ट पर एम एम से लेके 40 किलो वोल्ट पर एम के बीच में, है ना। तो रबर के लिए ये इतनी होती है। तो इसके अराउंड आपके पास ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आपके पास देखो, 5 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 30 आ रहा है और 200 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द रबर वो होगा 30 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, है ना। राइट। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने है ना 10th स्टैंडर्ड में भी शायद से ये क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, है ना। बहुत आसान है। उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द केल्विन स्क्वायर नहीं, अकॉर्डिंग टू द केल्विन स्केल फ्रोजन पॉइंट ऑफ द वाटर कितना होता है। तो देखो केल्विन को एक दो मिनट के लिए गोली मार दो भाई। फ्रोजन पॉइंट आपके पास वाटर का कितना होता है डिग्री सेल्सियस में। तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास जो वाटर होता है वो फ्रोजन हो जाता है ना। वाटर जो होगा वो फ्रोजन होगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रोजन होगा सर, है ना। मतलब बर्फ में इसका कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। लिक्विड से ये सॉलिड बन जाता है ना। अब आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस ये आपके पास सेल्सियस में है। तो अगर मैं केल्विन में ले लूँ तो ये होता है 273 केल्विन, है ना। तो ये मैं एग्जैक्टली लेता हूँ 273.5 के। तो याद रखना, आप क्या बोल सकते हो कि 0 डिग्री तो हमें पता होता है क्योंकि हमें डिग्री सेल्सियस में पता है कि फ्रोजन पॉइंट होता है सर 0 डिग्री। और 0 डिग्री इज इक्वल टू द 273.15 केल्विन ये होता है ना। अगर इन फ्यूचर आपको कभी पूछा जाए कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा तो आपको पता है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या करेगा सर, मेल्ट करेगा। प्लीज रिमेंबर, वाटर क्या करेगा सर, मेल्ट करेगा। कौन, वाटर।
ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि टेम्परेचर आपके सिलेबस में है सर। वाटर या इस डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है सर, मेल्ट करता है ना, मेल्ट करता है। तो आप मुझे बोलो कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 200 से 273.15 के, और 100 डिग्री सेल्सियस तो आप क्या करोगे फिर, ये अगर बढ़ाना है तो फिर आपको 100 डिग्री सेल्सियस इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब 100 प्लस 273.15, तो आप कितना बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपको कभी पूछा इन केल्विन स्केल तो आप कितना बोलोगे, 300 373.15 केल्विन। प्लीज रिमेंबर, फ्रोजन पॉइंट पूछा तो आप बोलोगे 273.15, और मेल्टिंग पॉइंट अगर कभी पूछा केल्विन के बीच में तो बेटा आप ये बोलोगे। तो फिलहाल तो उन्होंने फ्रोजन पॉइंट पूछा, देखना फ्रोजन पॉइंट, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो ये स्केल आपको पता होगी, ये हम ना स्कूल में पढ़ते थे बेटा, है ना। यस, बहुत आसान है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। केबल भी आपकी सिलेबस में, तो इससे एसोसिएटेड मैंने क्वेश्चन लिए। उन्होंने बोला है कि इन अ केबल इमीडिएटली अबोव द मेटालिक शीथ, मेटालिक शीथ के ऊपर अबो कौन होता है सर। तो इसका आंसर आपको पूछा गया है, तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, केबल के अंडर कंडक्टर रहेंगे, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन के ऊपर लीड शीट होती है, लीड शीट के ऊपर बेडिंग होती है, बेडिंग के ऊपर बेटा आर्मोरिंग होती है, और आर्मोरिंग के ऊपर शीट होती है, आउटर शीट भी आप इसको बोलते हो। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ये सीक्वेंस प्रेफर कर लेता हूँ। मतलब कहाँ से, देखो मेन जो चीज़ होती है ना, जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज लेवल कम ज़्यादा होती है तो कुछ चीज़ें आपके पास गायब होगी, बट कंडक्टर कभी भी गायब नहीं होगा। तो याद रखना, इसीलिए मैं जब भी ये जो सीक्वेंस याद रखने के लिए आपको बोलता हूँ ना, तो आप ऐसे याद रखा करो। बहुत सारे लोग इसको अपोजिट में याद रख लेते कि ऊपर से नीचे, बट याद रखना बेटा कंडक्टर सबसे पहले आएगा, तो कंडक्टर से सी, उसके बाद इंसुलेशन से आपके पास आई याद रखना है ना। और ये लीड शीट होती है, इनर शीट को हम लीड शीट बोलते हैं, लीड से बनती है ना। तो यल, लीड शीट का बस मैं यल लूंगा, है ना। और ये ये बी, बी मतलब बेडिंग लेंगे सर हम, बेडिंग, और आर्मोरिंग का ए, एंड यहाँ से देखो शीट का यस लेंगे। तो इसको मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ, आप सिलेबस याद कर सकते हो। सिलेबस मतलब पहले होगा कंडक्टर, देन इंसुलेशन, देन आपके पास लीड शीट, बेडिंग, आर्मोरिंग, एंड देन सर्विंग, सॉरी आपके पास सर्विंग होगी, है ना। यस, आगे तो ये सर्विंग होगी, इन शॉर्ट इसको आउटर शीट भी आप बोलते हो, ठीक है ना। यस, देखो भाई, ये सीक्वेंस याद रखना है, सिलेबस करके याद रखो, सिलेबस। तो उन्होंने क्या बोला कि मेटेलिक शीट, मेटेलिक शीट मतलब आपके पास इनर शीट, तो इनर शीट के ऊपर कौन, तो इनर शीट ये लीड की होती है, तो लीड शीट के ऊपर कौन है सर, तो सर हमारे पास बेडिंग है। तो आप क्या बोलोगे सर, बेडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब कोई भी अगर चीज़ें पूछी जाए कि किसके ऊपर क्या, किसके नीचे क्या, वही मतलब ऐसे सोच लो कि बेडिंग के अंडर कौन होगा, था इनर शीट, उसके अंडर होता तो इंसुलेशन, या फिर इंसुलेशन के ऊपर इनर शीट, या फिर हम बोल सकते हैं लीड शीट, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर ओनली द सिलेबस वर्ड। तो अगर आपने इतना भी याद रख लिया ना, बहुत आसान है ना। और यही सीक्वेंस सही तरीका होता है बेटा पढ़ाने का। बहुत सारे लोग इसको अपोजिट में याद कर लेते हैं ना, अपोजिट में नहीं, आप ये सही तरीका होता है इसका, क्योंकि कंडक्टर, इंसुलेशन, लीड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, एंड आपके पास आउटर शीट मतलब सर्विंग, आप इसे बोल सकते हो। तो फिलहाल तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि मेटेलिक शीट के ऊपर क्या रहेगा, तो फिर बेडिंग होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट केस कि ये भी आपके पास केबल से ही क्वेश्चन है। इन अ केबल्स द शीट्स आर यूज्ड टू, शीट हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, है ना। केबल में हम शीट किस लिए प्रोवाइड की जाती है, लीड शीट किस लिए प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो बेटा ये हम बेसिकली केबल को मॉइस्चर से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लीड शीट का यूज कर लेते हैं। तो आप ऑप्शन क्या बोलोगे, प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम द एंटायर केबल, केबल को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लीड शीट प्रोवाइड करते हैं। प्लीज रिमेंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा बेटा तो ये सिलेबस में आपके है ना। तो आप सिलेबस देखते नहीं हो और बोलते हो सर ये बहुत डिफिकल्ट है। आप सिलेबस देखा करो, जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना किसी भी एग्जाम का, तो सबसे पहले सिलेबस देखा करो। आपको यूपीएस भी सिलेबस में है ना, तो सबसे पहले यूपीएस का फुल फॉर्म ही समझ लेते हैं, कि क्वेश्चन भी वही पूछा है उन्होंने कि फुल फॉर्म ऑफ द यूपीएस। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है बेटा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बट हम यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे, हम इसके रिलेटेड थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में होती क्या है चीज़ें। तो देखो सप्लाई अनइंटरप्ट रखना है ना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अगर आपको रखना है,
देन आपको क्या करना पड़ेगा, तो यूपीएस के बेटा दो टाइप होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है ऑफलाइन यूपीएस, एक होता है ऑनलाइन यूपीएस। मतलब क्या, ऐसा क्या कि जो ऑनलाइन हम खरीद सकते हैं वो ऑनलाइन यूपीएस, और जो हम मार्केट में जाकर करेंगे वो ऑफलाइन यूपीएस नहीं। ये इससे ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं डिसाइड हुआ है। अब देखो मैं आपको एक ऑफलाइन यूपीएस समझा देता हूँ। ऑफलाइन यूपीएस में ये तीन चीजें, मैं इसका वर्किंग भी समझा देता हूं आपको, देन आपको चीज समझ में आए। यहाँ पर सपोज आपके पास लोड है जो आप चलाना चाहते हो, यहाँ पर एक लोड है, इट में बी अ कंप्यूटर, इट में बी अ प्रिंटर, कुछ भी चीजें रहे जो आप चलाना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी से। अब देखो ये ऑफलाइन यूपीएस है बेटा, ये जो पूरा है ना, ये ऑफलाइन यूपीएस का वर्किंग मैं अभी पहले बता रहा हूँ, देन मैं आपको ऑनलाइन समझा दूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है। देखो देखो जब आपके पास ना ऐसा समझो कि लाइट प्रॉपरली चल रही है, नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब आपके घर में लाइट है, एमएससीबी का सप्लाई आ रहा है ऐसा समझ लो। देन उस समय बेटा मेन सप्लाई आपके पास सीधा बाईपास किया जाएगा, और यहाँ पर एक स्टैटिक स्विच होता है, स्टैटिक स्विच इस लोड से एसोसिएटेड रहेगा। मतलब ऐसा समझो यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर एक स्विच है जो आप अकॉर्डिंगली देखोगे। मतलब अगर मेन सप्लाई चल रहा है तो आपका पावर सप्लाई इस तरीके से जाएगा। प्लीज रिमेंबर ये वर्किंग समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यूपीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो अगर मेन सप्लाई चल रहा है तो यहाँ पर लोड है ना, ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पर लोड था, है ना। लोड को सप्लाई चाहिए, तो जब आपके पास सप्लाई अच्छे से चलेगा तो आप इसको बाईपास करोगे, बाईपास करोगे इस तरीके से, देन ये स्विच इसी दिशा में क्लोज रहेगा, एंड देन देखो आपके पास लोड के लिए सप्लाई चला जाएगा, है ना। अब सपोज किसी रीजन वाइज सेकेंड कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन थी सर, ऑपरेशन में बता रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन, तो बाईपास से आपके पास सीधा लोड को सप्लाई चला गया। अब किसी रीजन वाइज सपोज यहाँ पर आ गया भाई कोई प्रॉब्लम, बाईपास में कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर आपके पास मेन सप्लाई ही चला गया, है ना, लाइट ही चली गई आपके पास। देन क्या होता है ना, देखो देखो उससे पहले हम थोड़ा एक बार स्टेप में पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक चार्जर भी एसोसिएटेड होता है मेन सप्लाई से, तो ये चार्जर से बैटरी से बेसिकली चार्ज होता है बेटा। यहाँ पर बैटरीज होती है, एक या दो आपके पास बैटरी हो सकती है। तो ये मेन सप्लाई से जब ये आप इधर सप्लाई दे रहे थे ना लोड को, तो उस समय ये चार्जर के थ्रू ये बैटरी चार्ज होने लगती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। अब जैसे सपोज किसी रीजन वाइज लोड शेडिंग की वजह से ये सप्लाई चला गया, देन फिर भी अगर आपको लोड, देखो सप्लाई चला गया और यहाँ पर जो लोड था, इस लोड को तो सप्लाई देना है आपको। देन उस समय क्या होता है, ये जो बैटरी आपके पास चार्ज होके रही थी, ये बैटरी आपको सप्लाई देना स्टार्ट कर देती है, लाइक दिस। लेट मी यूज द हाईलाइटर सो दैट आपको ये चीज समझ में आए। अभी बैटरी क्या करेगी, यहाँ से ऐसे सप्लाई देगी, राइट, और इस तरीके से लोड को सप्लाई मिलेगा। मतलब इस समय आपके लोड को जो सप्लाई मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ इस बैटरी से मिल रहा है। गॉट इट एवरीवन। अब आपको सप्लाई कहाँ से मिल रहा है बेटा, बैटरी से मिल रहा है ना। अभी देखो लोड जो है वो एसी पर चलेगा, प्लीज रिमेंबर लोड आपका एसी पर ही चलेगा, क्योंकि ये एसी सप्लाई था। अब सीधा आपने जब दिया था तो एसी मिला था। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखो आपकी बैटरी जो है ना डीसी स्टोर करती, तो ये डीसी का कन्वर्जन इन्वर्टर को दिया जाएगा, यहाँ पर डीसी होगा, इन्वर्टर इसको फिर से एसी करेगा, और इस स्विच के हेल्प से हम ये एसी इस लोड को देंगे। मतलब अभी क्या हुआ, आपने एक बैटरी पहले चार्ज करके रखी नॉर्मल कंडीशन में, एंड देन आपने क्या किया, देन आपने इस कंडीशन में वो बैटरी का सप्लाई आपने जो भी आपको लोड लग रहा था उसको आपने दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब तीसरी कंडीशन कि यूपीएस ही अगर फेल हो गया, अब किसी रीजन से की वजह से यूपीएस ही फेल हो गया, यूपीएस मतलब ये इन्वर्टर टू इन्वर्टर या फिर जो भी आप बोल सकते हो, ये फेल हो गया, देन आपके पास क्या होगा, देखो इस कंडीशन में, तो ये देखना इस प्रकार से आपके पास मेन सप्लाई से पावर चली जाएगी और बैटरी आपके पास चार्ज होगी। तो इसमें देख सकते हो आप, ऑफलाइन यूपीएस का मतलब कि हमने यूपीएस को दो बार यूज नहीं किया। देखो एक बार यहाँ पर यूज नहीं किया, एक बार यहाँ पर यूज नहीं किया। आपने यूपीएस का यूज कब किया, इस समय, है ना, जब आपको जरूरत थी, जब आपका मेन सप्लाई नहीं था, तब आपने इसको पिक्चर में लाया था। मतलब कुछ समय के लिए यूपीएस आपका ऑफ कंडीशन में था सर, है ना, यहाँ पर ऑफ कंडीशन में था, बट यहाँ पर ऑन कंडीशन में था, यहाँ पर फिर से ऑफ कंडीशन में चला गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यूपीएस इस केस में आपके पास यूपीएस ऑफ होता है, इसलिए हम इसको ऑफलाइन यूपीएस बोलते हैं। बट अगर मैं इसके ऑनलाइन यूपीएस की बात करूंगा ना, ऑनलाइन यूपीएस में, तो देखना बेटा यहाँ दो चीजें याद रखो, यहाँ पर दो चीजें याद रखो। इसमें भी जब आपके पास नॉर्मल ये लोड है, जब आपके पास नॉर्मल चीजें होती है तो एक ऐसा सप्लाई चला जाएगा। साथ ही साथ याद रखो यहाँ पर रेक्टिफायर प्लस चार्जर होता है, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर बस अकेला चार्जर होता है, याद रखो। ऑफलाइन में यहाँ पर अकेला चार्जर है, बट इस केस में आपके पास क्या है, रेक्टिफायर प्लस चार्जर है, और चार्जर इन्वर्टर पे जाएगा, स्टैटिक यूपीएस आएगा जो कि नॉर्मली हमेशा ऑन रहेगा, प्लीज रिमेंबर ये आपके पास हमेशा ऑन ही रहेगा। तो आपका नॉर्मल सप्लाई बेसिकली ऐसे जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ,
है ना। और सपोज इसमें कोई दिक्कत आ गई देन आपके पास इस तरीके से सप्लाई जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ रहेगा, मेन स्विच ऑफ होता होगा, देखो यहाँ पर लिखा है नॉर्मली ऑफ रहेगा, नॉर्मली ऑन रहेगा। मतलब नॉर्मली ऑन रहेगा तो ये हम ऑनलाइन बोलेंगे ना, है ना। मतलब यहाँ से डीसी सप्लाई आ रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, देन वो डीसी का फिर से एसी किया जाएगा इन्वर्टर के थ्रू एंड वो स्टैटिक स्विच के थ्रू लोड को दिया जाएगा। तो दो टाइप होते हैं बेटा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यूपीएस, है ना, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यूपीएस। यस प्लीज रिमेंबर। और कभी किसी ने पूछा कि यूपीएस में मेन पार्ट क्या होता है, तो यूपीएस में बेटा मेन पार्ट बैटरी होती है, क्योंकि जब आपके पास मेन सप्लाई चला जाता है तो ये बैटरी ही हेल्प करती है लोड को सप्लाई देने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत एक्स्ट्रा की बातें की है मैंने। यस, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएस का फुल फॉर्म ही पूछा तो हम क्या बोलेंगे, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट वन। अभी अगर किसी को ये वर्किंग थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा हो ना, तो बेटा ये सेशन रिकॉर्डेड है, आप एक दो बार देख लोगे तो देन समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है केबल से रिलेटेड कि डैश केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 केवी लाइंस। 132 केवी लाइंस के लिए कौन सा केबल हम यूज करेंगे, तो ऑप्शन दिया गया है हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल रखा है। तो याद रखना बेटा अप टू 1000 वोल्ट, अप टू 1000 वोल्ट अगर आप कोई केबल यूज करते हैं तो उसे हम एलटी केबल बोलते हैं। वो 11 केवी के अप टू 11 केवी, अप टू 11 केवी आप हाई टेंशन केबल यूज कर लेते हो। और 22 केवी केवी से लेकर 33 केवी तक अगर आप कोई केबल यूज कर लेते हो तो उसे हम सुपर टेंशन केबल बोल लेते हैं, है ना। और 33 से लेके 66 केवी तक, 33 से लेके 66 केवी तक आप हाई टेंशन केबल बोलते हो। और 66 के ऊपर मतलब बियॉन्ड 132 तो हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, है ना। तो फिलहाल देखो आपको 132 बोला है, मतलब आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल में हम बिलोंग कर रहे हैं। तो प्लीज रिमेंबर उन्होंने 132 दिया है, तो ये टेबल बेटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट टेबल है ये। यस, आप इसको ऐसा समझ लो कि ये अप टू 1 है ना, तो हम इसको 1 के बोल सकते हैं, इसको देखो हम 11 के बोल सकते हैं, है ना। इसको 132 ये सब चीज़ें आप बोल लो। तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, एल टी, एच टी, एस टी, ई एच टी एंड एक्स्ट्रा सुपर टेंशन टेबल, टेबल नहीं सॉरी केबल, राइट ना। यस, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 132 किस में आ रहा है, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि देखो बताओ भाई यूपीएस का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, ठीक है ना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का हमें यूज कहाँ पर होता है, तो ये क्या है बेटा, ये यूपीएस है ना। आपने अगर घर में देखा होगा तो आप अगर गेमिंग करते होंगे या फिर किसी भी ऑफिसेस में क्या होता है ना कि लाइट सडनली जाती है, जैसे कि हमारे ऑफिस में भी क्या होता है कि समटाइम्स हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते रहते हैं, कोई टेंडर फ्लोट करना या फिर वट एवर जो भी काम होते हैं रेगुलर, अगर हम करते हैं और सडनली अगर लाइट चली जाए तो क्या होता है ना कि हमारा वर्क आधा अधूरा रह सकता है। कोई मेल अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोज में दे रहा हूँ और उसी बीच अगर लाइट चली जाए तो फिर हमारा काम आधा अधूरा रह सकता है ना। तो ऐसे केस में हमने क्या करके रखा है कि हमारे ऑफिस में एक यूपीएस ला के रखा है, सो दैट ये हमें लगभग 15 से लेके 20 मिनट तक पावर बैकअप देता है। याद रखना पावर बैकअप मतलब लाइट चली भी गई तो हमारा मॉनिटर इस यूपीएस के थ्रू 15 से 20 मिनट तक तो चल सकता है, सो दैट हम इंपॉर्टेंट काम कर ले, है ना, या फिर जो भी फाइल मुझे सेव करनी थी मैं कर सकता था, ठीक है ना। यस, तो यूपीएस का एप्लीकेशन मोस्टली आप जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर को पावर सप्लाई लगता है वहां पर ही मोस्टली किया जाता है। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में नहीं, ट्रैक्शन में तो यूपीएस कहाँ पर चलेगा भाई, है ना। ट्रैक्शन पर नहीं चलेगा, एचवीडीसी में नहीं चलेगा, है ना। हाँ बट आप ऐसा समझ सक नहीं नहीं एचवीडीसी में भी नहीं भाई। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्क है ना ऑफिसेस में, तो वहां पर बेटा यूपीएस का यूज किया जाता है ना। प्लीज रिमेंबर ये थोड़ा बहुत बैकअप प्रोटेक्शन सॉरी बैकअप आपको पावर सप्लाई देता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है केबल से रिलेटेड, इम्पायर टेप जो है वो क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है वर्निक कैम्ब्रिक है, ये वॉल्कनाइज्ड रबर है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर है कि नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने कभी देखा होगा कभी पढ़ा होगा केबल को, तो एम्पायर टेप जो होता है ना बेटा वार्निश्ड कैम्ब्रिक होता है ना। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा काम करता है, तो वार्निश कैम्ब्रिक है ये, तो ये याद रखना एम्पायर टेप वार्निश कैम्ब्रिक, ये बहुत फेमस एमसीक्यूज है, याद रख लेना, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इन एस सी आर में
आपके पास डैश पीएन जंक्शन होते हैं। तो एससीआर में कितने जंक्शन होते हैं, तो मैंने यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर रखा, देखो 1 2 और 3, है ना। 3 पीएन जंक्शन होते हैं। कभी क्लियर पूछी जाए तो 1 2 3 4, तो याद रखना इसमें 3 जंक्शन J1 J2 J3 रहेंगे, और आपके पास 4 लेयर और 3 टर्मिनल, जो कि एक एनोड कैथोड एंड गेट टर्मिनल होता है, सॉरी, एनोड कैथोड एंड गेट टर्मिनल होता है। प्लीज रिमेंबर, 3 टर्मिनल 3 जंक्शन बट लेयर 4। तो उन्होंने अभी हमें जंक्शन पूछे, तो हम क्या बोलेंगे सर, 3 जंक्शन J1 J2 एंड J3, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द एससीआर, नॉर्मल ऑपरेशन में एनोड क्या रहेगा भाई कैथोड के रिस्पेक्ट में। तो नॉर्मल ऑपरेशन मतलब हम एससीआर को ऑफ रखेंगे या ऑन रखेंगे। तो याद रखना, जब भी हम नॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन की बेटा हम बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब एससीआर क्या होगा, ऑन होगा। एससीआर ऑन होगा, तो याद रखो यहाँ मैं जो चीज बता रहा हूँ, नॉर्मल एससीआर अगर ऑन है तो एनोड को क्या करना पड़ेगा, एनोड जो होगा वो पॉजिटिव पर कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड जो हमारे पास कैथोड जो होगा, कैथोड जो होगा वो हमें निगेटिव पर कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड गेट भी याद रखना, जो गेट टर्मिनल है, कंट्रोलिंग टर्मिनल, तो वो भी हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें सर गेट को सप्लाई देना पड़ेगा ना, तभी जाकर ये ट्रिगर होगा। तो याद रखना, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में एनोड पॉजिटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। तो हम बोलेंगे सर पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन अ कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ द केबल, केबल में कैपेसिटेंस ग्रेडिंग डैश डाइलेक्ट्रिक, वी यूज डैश डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिंग। जो हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करते हैं ना केबल में, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे यूज कर लेते। तो याद रखना कि आपको एक चीज पता होगी कि ये बेटा कोर है ना, ये कोर है, या फिर हम कंडक्टर बोलेंगे। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर हमें जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है ना। इसे जी मैक्स भी बोलता है कोई कोई, बट मैं ई मैक्स ज़्यादातर यूज़ कर लेता हूँ। और जो शीट का टर्मिनल हम देखें, यहाँ जो है सर मुझे ई जो मिलेगा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस वो कम देखने को मिलता है ना। तो अगर मुझे ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मेंटेन रखना है थ्रू आउट दिस दिस जर्नी, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जी मैक्स जी इन अगर आपको इक्वल कराना है, तो आपको जो प्रोडक्ट रहेगा इप्सिलॉन 1 इंटू आपके पास जो भी सपोज रेडियस रहेगा R1, है ना, ये आपके पास सपोज इप्सिलॉन 2 इंटू R2 इज इक्वल टू सपोज इप्सिलॉन 3 इंटू R3। अगर आपको ऐसा करना है, ये अगर इक्वल करना है, तो देखो ये रेडियस इधर बढ़ती जा रही है, सपोज ये R1, ये R2, ये R3 है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, है ना। तो 3 अगर आपके पास रेडियस है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि R1 छोटू है भाई R2 से, एंड R2 छोटू है R3 से। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट इक्वल रखना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, आपको इप्सिलॉन कम करने पड़ेंगे, तो इप्सिलॉन सॉरी बढ़ाते जाने पड़ेंगे, है ना। तो रेडियस, जहां पर रेडियस कम वहां पर इप्सिलॉन ज्यादा, जहां पर रेडियस सपोज मिडल में, आप इस तरीके से अपोजिट चला सकते हो, सो दैट ये चीज कांस्टेंट बचेगी, है ना, बनेगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये चीज हमें क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अगर यूनिफॉर्म रखना है, ई अगर आपको यूनिफॉर्म रखना है भाई, यूनिफॉर्म, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेडिंग हम इसलिए करते हैं, यूनिफॉर्म रखना है, या फिर मैं बोलूँगा कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैंने आर बढ़ाया देन इप्सिलॉन को घटाना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब मुझे ये जो इप्सिलॉन है ये कंपोजिट इन नेचर का रखना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो कोर के नजदीक में मुझे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ई की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम कोर से बाहर भागेंगे इसकी वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर रेडियस बढ़ा है तो ये घटाना पड़ेगा, यहाँ पर रेडियस सपोज बढ़ा तो ये घटाना पड़ेगा, अब यहाँ पर रेडियस कम है तो ये बढ़ाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर कि जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इप्सिलॉन हमारा कम होता जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक हम बेसिकली यूज कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के। फाइन, तो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने देखा होगा कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, पैसिव एंड
एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर में कौन कौन आते हैं, तो देखो पैसिव ट्रांसड्यूसर स्ट्रेन गेज होता है, थर्मिस्टर होता है, एलवीडीटी होता है। ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल हमें सोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बट थर्मोकपल में कैपेबिलिटी होती है कि सर उसमें इंटरनल वोल्टेज जनरेट होता है ना, अकॉर्डिंग टू द सीबेक इफेक्ट, है ना। तो इंटरनल वोल्टेज उसमें जनरेट होता है थर्मोकपल में, बिल्कुल। अभी देखो थर्मल में इंटरनल वोल्टेज जनरेट होता है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर में चला जाता है। तो ये सभी अगर कभी पूछे जाए ना, ये तीनों के तीनों, तो आप याद रखना बच्चा। इसके लिए मैंने शायद से दिया नहीं, बट आप याद रख लेना। तो ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है। कैसे है भाई, पैसिव ट्रांसड्यूसर है ये। और ये वाला कैसा है, याद रख लेना। तो ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर है, प्लीज रिमेंबर। तो उन्होंने एक्टिव ही पूछा था, तो हम बोलेंगे थर्मोकपल इज योर करेक्ट वन, राइट ना, यस। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि हॉल इफेक्ट जो है, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर इज जनरली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। हॉल इफेक्ट से हम क्या मेजर कर लेते हैं, तो याद रखना बेटा, हॉल इफेक्ट से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के, मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट आपके सिलेबस में, और ये डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट अगर पूछ रहा है मतलब हॉल इफेक्ट पूछेगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। अगर हॉल इफेक्ट सॉरी डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट से अगर उस बंदे को क्वेश्चन पेपर सेट करना है, तो वो हॉल इफेक्ट पूछेगा, मतलब पूछेगा, ये 100% सही है ना। तो हॉल इफेक्ट से बेटा डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है, तो सिलेबस को देख के प्रिपरेशन करना होता है ना। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर द केबल शुड हैव। इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए केबल का, उसकी लो कॉस्ट होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो बिल्कुल लो कॉस्ट भी होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए, मैकेनिकली भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट वन, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर मतलब थर्मल प्लस रजिस्टर, एक थर्मल पर चलने वाला एक रजिस्टर है ना। तो वो कैसा होता है, तो बेटा ये होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है। प्लीज रिमेंबर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा सर, घटेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। प्लीज रिमेंबर, है ना। तो देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इस साइड में बढ़ा रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, रेजिस्टेंस आपका घट रहा है। तो ये थर्मिस्टर में होता है बेटा, थर्मिस्टर मोस्टली निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं ना कभी इंजीनियरिंग में या तो डिप्लोमा में पढ़ा होगा थर्मिस्टर, तो आपको भी पता होगा इस तरीके का कैरेक्टर आपके टीचर लोगों ने दिया होगा। तो थर्मिस्टर है कि थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी कैसी है, तो वो होती है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्स पावर सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन। कौन से ट्रांसड्यूसर है जिनको पावर सप्लाई लगता है भाई उसके ऑपरेशन के लिए। तो मतलब इन शॉर्ट उन्होंने क्या पूछा पता है, उन्होंने ये पूछा कि ऐसे कौन से ट्रांसड्यूसर है जो पैसिव ट्रांसड्यूसर है, पैसिव, है ना, जिसको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत है। तो अभी हमने देखा था कि थर्मोकपल तो बेटा एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, इवन फोटोवोल्टाइक सेल भी एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। बट थर्मिस्टर हमने अभी अभी देखा था कि वो पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है भाई। तो याद रखना, ये ऊपर जो दिए गए हैं ये तीनों के तीनों कैसे बच्चा, याद रखना, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर है। और ये जो नीचे वाला ना थर्मिस्टर हमने अभी अभी देखा था, ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, उन्होंने बोला है कि पावर सप्लाई किसको रिक्वायर्ड होता है, तो भाई पैसिव ट्रांसड्यूसर को, तो इसका मतलब थर्मिस्टर को, ठीक है ना। पावर सप्लाई रिक्वायर्ड पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन SCR इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन नॉट अ जर्मेनियम बिकॉज ऑफ द बिकॉज सिलिकॉन हैज,
हम एससीआर को सिलिकॉन से बनाना पसंद करते हैं कंपेयर टू जर्मेनियम। तो इसका रीजन क्या है? तो बेटा याद रखना, अ, ऐसा मतलब इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ कि सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। प्लीज रिमेंबर, सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लीकेज करंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को क्या कर लेते हैं, एक तरीके का स्विच कंसिडर कर लेते हैं। स्विच में से लीकेज करंट नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए देखो, एससीआर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो उसको हम सिलिकॉन से इसलिए बनाते हैं ताकि, क्योंकि उसमें लीकेज करंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो हम क्या बोलेंगे, हम सिलिकॉन का ही एससीआर बनाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल लीकेज करंट। स्मॉल लीकेज करंट बहुत कम होता है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने ये बोला है कि डैश इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा डिवाइस है, सॉरी ट्रांसड्यूसर है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो देखो वो है बेटा थर्मोकपल, है ना, थर्मोकपल। अब वेंचुरीमीटर, मोनोमीटर एंड रोटामीटर कहाँ पर यूज होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल दिया है, सो दैट आप इसको कभी अगर वेंचुरीमीटर अगर आपको पूछा जाए तो आप बता दो, मैनोमीटर पूछा जाए तो आप बता दो, रोटामीटर पूछा जाए तो आप बता दो। तो देखो, जो यहाँ पर दो चार मैंने एक्स्ट्रा की भी चीजें रखी है। पिटोट ट्यूब जो है ना, पिटोट ट्यूब, ये मैकेनिकल वाले समझ सकते थे। पिटोट ट्यूब बेटा फ्लो वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए किया जाता है ना। यस। और ओरिफिस मीटर जो है वो अगेन डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है ना। एंड हॉट वायर एनोमीटर जो है वो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बोरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये टेबल भी आपको याद रखना पड़ेगा सर, है ना। आगे देख लेते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, which of the following transducer is used for accurate and precious नहीं, precise measurement of temperature। टेम्परेचर को प्रिसाइसली अगर मुझे एक्यूरेटली अगर सपोज मेजर करना है, तो मैं कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करूंगा। यस, कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करूंगा, एकदम से मतलब एक्यूरेट मेजर करना है एंड प्रिसाइज मेजर करना है। देखो सभी के सभी, अगर मैं यहाँ पर बता दूं ना, थर्मिस्टर भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, थर्मोकपल भी, इवन द सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसिंग चिप भी टेम्परेचर को ही मेजर करती है। एंड हमारे पास प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है। तो याद रखना, कभी भी अगर आपके पास एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए अगर पूछा जाए ना, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अगर पूछा जाए, तो वो होता है बेटा आरटीडी, सॉरी पीआरटी, आरटीडी पीआरटी, आई एम सॉरी, पीआरटी, है ना। तो वो होता है पी आर टी। अब पीआरटी का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके ऑप्शन में ही है ना। तो पीआरटी का फुल फॉर्म होता है ये क्या, तो पीआरटी मतलब ये चीज होती है। तो पीआरटी का फुल फॉर्म होता है प्लैटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट देता है भी टेम्परेचर का। तो सबसे बेहतरीन ये होता है ना, प्लैटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स सच एज एनकाउंटेड इन अ फर्नेसेस। हाई टेम्परेचर, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज कर लेते हैं, है ना। तो देखो अगर आपको पता होगा, तो मैं ना एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर एक दिया है बोलोमीटर। तो जो बोलोमीटर है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते हम। बोलोमीटर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसकी एनर्जी मेजरमेंट के लिए हम यूज कर लेते हैं। बोलोमीटर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेजर कर लेते हैं, है ना। एमीटर से तो हम करंट मेजर कर लेते हैं। फ्लक्स मीटर से तो आपको भी पता है हम इल्यूमिनेशन मेजरमेंट कर लेते हैं ना, कि लाइट कितनी है, तो उसको हम देख सकते हैं। लाइट इन द सेंस इल्यूमिनेशन कितना है, तो हम फ्लक्स मीटर से मेजर कर लेते हैं। एमीटर से हम क्या मेजर कर लेते हैं सर, करंट मेजर कर लेते हैं। एंड बोलोमीटर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर लेते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, पायरोमीटर। प्लीज रिमेंबर, हाई टेम्परेचर के लिए हम पायरोमीटर यूज करेंगे सर, है ना। फर्नेसेस में पायरोमीटर यूज किया जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, उन्होंने पूछा है कि आरटीडी स्टैंड्स फॉर, आरटीडी का फुल फॉर्म बताओ भाई, है ना। तो आरटीडी इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, है ना। आरटीडी जो होता है ये भी हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। तो आरटीडी का फुल फॉर्म ही पूछा है, तो आरटीडी का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, है ना।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्या होता है ना कि हम जब एग्जाम में जाते हैं, आरटीडी हमने पढ़ा हुआ रहता है बट फुल फॉर्म ही पता नहीं होता, फिर वहां पर ऑप्शन ऐसे ही आ जाएंगे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मो डिटेक्टर, रेजिस्टेंस थर्मल डिवाइस, है ना। तो देन हमें पता ही नहीं होता भाई क्या। इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन में जाओगे ना, तो ऐसे छोटे मोटे शॉर्ट फॉर्म का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, प्लीज रिमेंबर, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, the thickness of the layer of the insulation on the conductor in a cables depends upon, केबल के ऊपर जो इंसुलेशन की थिकनेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो याद रखना, इंसुलेशन लेवल में 2 पॉइंट यहाँ पर लिख के देता, और शायद से मैंने कई बार बताया, कभी भी आपके पास बेटा इंसुलेशन लेवल, इंसुलेशन थिकनेस, थिकनेस लेवल के बदले में बोलूंगा थिकनेस, क्या बोलोगे आप, थिकनेस, ये डिसाइड होता है वोल्टेज रेटिंग से, वोल्टेज रेटिंग से। अगर वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है तो आपको थिकनेस भी ज़्यादा लगेगी, ये एक पॉइंट याद रख लेना। एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज, साइज ऑफ, कभी भी अगर आपको कंडक्टर के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा करंट रेटिंग, करंट रेटिंग। ये जिंदगी भर याद रखो बेटा, अगर आप भले ही किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो या ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ, एज एन इंजीनियर आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए कि कभी भी अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं हाई वोल्टेज रेटिंग पर अगर कोई केबल यूज़ कर रहा हूँ तो उसका इंसुलेशन, उसके लिए जो इंसुलेशन की थिकनेस रखी जाएंगी वो ज़्यादा रखेंगे हम। एंड अगर मेरे पास बड़ा कंडक्टर है तो मैं ज़्यादा करंट रेटिंग के लिए यूज़ कर ले लूँगा, है ना। पतली वायर, हम जैसे जैसा पतला वायर होगा वैसे वैसे करंट रेटिंग कम होती है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फिलहाल तो सर वोल्टेज, है ना। तो थिकनेस हम किससे डिसाइड कर लेते हैं, तो वोल्टेज रेटिंग से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। यस, अब देखो ये मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द केल्विन स्केल, अगेन एक बार ये क्वेश्चन आया, अकॉर्डिंग टू द केल्विन स्केल स्टीमिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या रहेगा। अभी अभी मैंने बताया था स्टीमिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्ट कब करता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बोलो बोलो, बचपन में हम देखे हैं ना, वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस, बट आपको पता है कि अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप 100 प्लस कितना ऐड कर लोगे भाई उसमें, 273.5, है ना। तो आप कितना बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट 373.15 केल्विन, है ना। केल्विन के बीच में आप ये बोल सकते हो, तो ये केल्विन स्केल में भाई, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट स्पेसिफिकेशन ऑफ यूपीएस। यूपीएस के स्पेसिफिकेशन आपको करेक्टली पूछे गए, तो उन्होंने देखो यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मैंने रखे, जैसे कि वोल्टेज रेटिंग उसकी होनी चाहिए 220 एंड सिंगल फेज सप्लाई होना चाहिए, है ना। वोल्टेज रेटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं रेगुलेशन की बात करूंगा, रेगुलेशन कभी पूछा जाए तो बेटा रेगुलेशन जो होगा, यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए, ठीक है। जो रेगुलेशन होगा, लेट मी ड्रॉ द प्रॉपर लाइन, क्योंकि जितना प्रॉपरली हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना उतनी सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली याद होती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन, अगर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करेगा बंदा, तो याद रखना वो +-5% होगा वोल्टेज के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए +-3%, ठीक है ना। मतलब इसका +-5% निकाल लो वोल्टेज का, और इसका +-3% निकाल लो, आपको रेंज भी मिल जाएगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी वैरी होगी तो भी चलेगा, है ना। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। वेवफॉर्म उसकी साइनोसॉइडल ही रहेगी क्योंकि यूपीएस से भाई एसी सप्लाई देगा आपको, ठीक है ना। पावर फैक्टर जो होगा वो 0.8 से लेके यूनिट तक आपके पास रहेगा, और ये लैगिंग होगा। ओवरलोड जो कैपेसिटी है ये भी आपको याद रखनी है कि 125% 10 मिनट के लिए, और 150% वो 1 मिनट के लिए ओवरलोड झेल सकता है, ठीक है ना। अगर आप बस 10 मिनट के लिए उसको ओवरलोड करना चाहते हो तो जो उसकी कैपेसिटी है उसका 25% आप और ज़्यादा लोडिंग दे सकते हो, या तो अगर आप 1 मिनट के लिए चला दो तो आप ना वो 150, मतलब उसकी रेटिंग के आधी कैपेसिटी वो और झेल सकता है फॉर दी 1 मिनट। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना।
चेंज ओवर टाइम जो है ना, चेंज ओवर टाइम वो 6 to 12 मिली सेकेंड का रहेगा। एंड इफिशियंसी अगर कभी पूछी जाए यूपीएस की तो 85 से आगे होनी चाहिए। और याद रखना कभी अगर यूपीएस की जो बैटरी होती थी, मैंने अभी बताया था यूपीएस की बैटरी, तो उसकी इफिशियंसी तो आप बोलना यूपीएस के बैटरी का बेटा इफिशियंसी 70 से लेके 80% के बीच में होता है। इफिशियंसी किसके भाई? यूपीएस के बैटरी की। प्लीज रिमेंबर। यस, मैं लिख के दूं क्या यहाँ पर? इफिशियंसी ऑफ बैटरी। ठीक है ना, याद रखना ये चीज। बैटरी का भी पूछी जाए तो ये होगा 70 to 80%। ठीक है ना, तो याद रखना ये चीज, बैटरी के लिए 70 to 80% और यूपीएस के लिए 85 से ज़्यादा उसकी इफिशियंसी होनी चाहिए। तो उन्होंने देखो आउटपुट स्पेसिफिकेशन क्या पूछा, देखो तो ये कहीं पर भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो रेगुलेशन उसका कितना होना चाहिए? +-3%। अब ये +-3% किसके लिए है? देखो स्पेसिफिकली है फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो ना, फ्रीक्वेंसी के लिए 3%। यही अगर +-5% होता देन वोल्टेज के लिए बोल देते हम। गॉट इट? इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है यूपीएस आपके सिलेबस में बच्चा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ द प्योरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई? पावर सप्लाई का आउटपुट प्योर है कि नहीं है, तो हम वो किससे डिसाइड कर लेते? तो रेक्टिफिकेशन, रेगुलेशन से, रिपल फैक्टर से, कि नी वोल्टेज से? तो याद रखना आउटपुट का वोल्टेज प्योर है कि नहीं है, ये सीधा हम डिसाइड कर लेते सर रिपल फैक्टर से। तो कैसे? देखो ध्यान से देखो कि सपोज आपके पास रेक्टिफायर है, तो इन जनरल आपके पास रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होना चाहिए? तो आप बोलोगे रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो आप देखो कि सपोज ये रेक्टिफायर का आउटपुट आइडियली ऐसा होना चाहिए था, है ना। बट अभी आप ध्यान से देखो ना, रेक्टिफायर में आउटपुट कैसे जा रहा है? थोड़ा सा ऐसा, ऐसा। डीसी है क्या प्रॉपरली? नहीं सर। इस तरीके से डीसी है ना, उसमें समहाउ देखो एसी ऐसा ऐसा रिपल कर रहा है ना। तो इसमें समहाउ एसी कंटेंट भी है। प्लीज रिमेंबर इसमें क्या है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? सर एक्चुअल में ये आइडियली ऐसा होना चाहिए था, मैं आपको यहाँ पर निकाल के ही देता हूँ। आइडियली ऐसा डीसी होना चाहिए था, है ना। कैसा? ऐसा। ये आइडियल केस होनी चाहिए थी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा याद रखो, है ना। अब ये हो गया, देन मैं इसको क्या बोलूँगा? सर ये आइडियली ऐसा होना चाहिए था, आइडियल आउटपुट ऐसा होना चाहिए था। बट अभी हो क्या रहा है? सी, अब ये हो रहा है सर कि इसमें देखो सर समहाउ डीसी आपका ऐसे जा रहा है सर, उसमें कुछ एसी का भी कंटेंट है ना। इसमें कुछ एसी का भी कंटेंट है, मतलब प्योर डीसी मिला नहीं हमें। तो हमें कैसे मिला? कुछ इस तरीके से वेरिंग डीसी, मतलब ऐसा आपको डीसी मिला है। तो इसमें समहाउ एसी भी है। तो ये जो रिपल फैक्टर जो है ना बच्चा, ये जो रिपल फैक्टर है ना, वो यही चीज़ दिखाता है कि इसमें एसी का कंट्रीब्यूशन कितना है ओवर द डीसी सप्लाई। तो यही होगा आपके पास रिपल फैक्टर। तो ये गामा से दिखाया जाता है एसी का कंट्रीब्यूशन ओवर द टोटल डीसी। तो इसको मैं एकदम शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आरएमएस वैल्यू, मतलब ये एसी ना, एसी कंपोनेंट अवेलेबल इन द रेक्टिफायर आउटपुट टू द एवरेज आउटपुट ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट। एवरेज वैल्यू ही मतलब मैंने बोला है ना, हमेशा एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डीसी, है ना। तो आप देखो ना एसी का कंट्रीब्यूशन कितना है ओवर द डीसी, दैट इज नथिंग बट योर रिपल फैक्टर। तो एसी करंट और डीसी करंट आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो याद रखना कभी भी प्योरिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप रिपल फैक्टर से चेक कर लेते हो। यस, समझ में आया? यस, ठीक है जी, आगे बढ़ ले। तो मुझे बताओ कि चलो अगर मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मेरे पास प्योर डीसी होता तो रिपल फैक्टर की क्या वैल्यू होती? सोचो, प्योर डीसी है, तो प्योर डीसी में बेटा एसी का कंटेंट जीरो हो जाता। ध्यान से देखना, एसी का कंटेंट जीरो हो जाता, है ना। तो ये कितना होता? जीरो डिवाइड बाय पूरा डीसी करंट हो जाता, है ना। डीसी करंट, प्लीज रिमेंबर ओनली डीसी करंट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता? जीरो। तो याद रखना ये आइडियल वैल्यू थी, है ना। तो गामा की वैल्यू जीरो होना, तो ये आइडियल कंडीशन है भाई। आइडियली ऐसा रहेगा, आइडियल कंडीशन, है ना। आइडियल केस आप बोल सकते हो, ठीक है। बट उसमें समहाउ अगर एसी कंटेंट रहेगा तो एसी का कुछ ना कुछ रिपल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आइडियल केस है, याद रखना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये पूछा है इन एस सी आर बिहेव्स एज अ डैश डैश स्विच। एस सी आर किस तरीके से बिहेव करता है ना। ऑप्शन दिए गए यूनी डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, मैकेनिकल और नॉन ऑफ द अबव।
तो SCR में अगर आपने देखा होगा तो बेटा SCR में एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है। कौन सी दिशा में सर? वो होता है एनोड टू कैथोड, है ना, एनोड टू कैथोड। तो दिस इज अ बेसिकली अ यूनिडायरेक्शनल स्विच। SCR क्या है सर? यूनिडायरेक्शनल स्विच। वन डायरेक्शनल आपके पास करंट फ्लो होता है। तो करंट डायरेक्शन जो होगा वो आपके पास बस एनोड टू कैथोड होगा। क्या रहेगा भाई? कैथोड होगा। प्लीज रिमेंबर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, करंट डायरेक्शन इज एनोड टू कैथोड। ऑप्शन ये इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? बस थोड़े से क्वेश्चन बाकी है। देखो अभी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी। व्हाट इज द बैकअप टाइम? बैकअप टाइम पूछा है यूपीएस का, और उसमें दिया कि उस यूपीएस में 150 एम्पियर आवर की बैटरी है और उसका वोल्टेज है सर 12 वोल्ट, और लोड उसको झेलना है भाई साहब कितना? 150 वाट का। ध्यान से देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचो एम्पियर आवर कितना दिया है सर? एम्पियर आवर, ऐसा सोचो, एम्पियर आवर कितना दिया है? तो एम्पियर आवर जो दिया है बैटरी का वो दिया गया 1500 ए एच, है ना। यस। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया गया? तो आप बोलोगे सर 12 वोल्ट। तो मुझे बताओ, यहाँ से अगर मैं बैटरी की एनर्जी निकालूंगा तो एनर्जी क्या होती है याद रखना बैटरी में? तो वो होती है सर एम्पियर आवर इंटू वोल्ट होता है बेटा। इंटू क्या रहेगा? वोल्ट्स, जो भी आपके पास रहेगा। तो ये एनर्जी मिलेगी किसकी? बैटरी की। तो एम्पियर आवर कितना है? 150। वोल्टेज होगा आपके पास 12। तो ये क्या हो गया? ये एनर्जी हो गया। बट एनर्जी मैंने कल परसों ही के सेशन में मेरे हिसाब से बताई थी कि दैट विल बी अ पावर इनटू टाइम होता है ना, पावर इनटू टाइम। अभी देखो आपने आवर्स में लिया चीज़ें, तो ये टाइम किस में रहेगा? तो ये भी चीज़ आवर्स में ही रहेगी, है ना। अब ध्यान से देखो, अब आपको लोड कितना झेलना है? तो लोड को कितनी पावर चाहिए? तो आप बोलोगे ध्यान से देखना, लोड को जो पावर चाहिए सर, पावर ऑफ लोड, तो कितना चाहिए उसको? 1500 वाट का। देन कुछ नहीं है, पी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लो। तो देखो एनर्जी है 150 इंटू 12, पावर कितनी झेलनी है उसको? 150, और आपको टाइम ही पूछा है। तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो बहुत आसान है, 150 कट गया। तो आपके पास जो टाइम लगेगा सर वो 12 आवर्स का लगेगा, है ना। तो व्हाट इज दिस टाइम? बेसिकली दिस इज नथिंग बट बैकअप टाइम, जिसने के लिए वो बैटरी चलेगी। तो यही तो आपके पास बैकअप टाइम है। गॉट इट? तो ये टी ही क्या है आपके पास? तो यही बेटा आपके पास बैकअप टाइम है। गॉट इट? कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में हमें डिफिकल्ट लग रहा है बट है बहुत आसान। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। समझ में आया? यस। तो उम्मीद करता हूँ बैकअप टाइम कैसे निकाला जाता है आप समझ चुके होंगे, है ना। कुछ नहीं बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला है, उसमें लोड आपको पी दिया गया, देन टाइम, बस प्रोडक्ट करना है एम्पियर आवर। ये एम्पियर आवर इंटू वोल्ट कर लोगे तो ये हमें एनर्जी देता है, और ये पावर है। तो एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला याद रख लिया ना आपने? कौन सा वाला? कि एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें क्या रहेगा? ये तो आपको बैटरी दे देगी, है ना। ये कैसे मिलेगा? एम्पियर आवर्स इंटू वोल्ट से आपको ये निकालना है। पी आपको लोड की पावर दी जाएगी, लोड की पावर दी जाएंगी, एंड टी जो है आपको समझ लो भैया, आप क्या निकाल सकते हो? बैकअप टाइम। समझ में आया? अब तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं मतलब गलत करोगे, है ना। मेरे हिसाब से ये कलर दिखता नहीं है जब भी आप यूट्यूब पर अगर ये सेशन देखते होंगे, है ना। तो ये हो गया बेटा बैकअप टाइम, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो सेशन होते हैं रिकॉर्डेड सेशन होते हैं। अभी मैं ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि सर ये सेशन लाइव चल रहा है, मैं रिकॉर्डेड सेशन लाइव रखता हूँ, तो ये सेशन रिकॉर्डेड है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यस। आपको लगेगा कि सर अभी हमसे लाइव जुड़े हैं, लाइव ही तो जुड़ा हूँ बट रिकॉर्डेड के फॉर्म में। प्लीज रिमेंबर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि अंडरग्राउंड केबल्स आर लीड एट सफिशिएंट पाथ। अंडरग्राउंड केबल को हम सॉरी लीड नहीं बोलेंगे, लेड बोलेंगे भाई। मतलब हम जमीन में गड्ढा करके उसको गाड़ते हैं सफिशिएंट डेप्थ में। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? सोचो ना, अगर आपने केबल को एक सफिशिएंट खड्डा किया नहीं और उसमें अगर हमने गाड़ा नहीं, है ना, उसमें अगर हमने उसको डाला नहीं, देन क्या होगा? तो उससे उससे क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। ये हम सफिशिएंट अमाउंट की डेप्थ में ही हम उसको बेसिकली लेड कर लेते हैं, उसको खड्डा करके गाड़ देते हैं,
टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन ड्यू टू ग्रेसिंग व्हीकल्स, है ना। जो भी आपके पास जो व्हीकल जाएंगे, सपोज आपके पास रोड क्रॉसिंग के यहाँ पर आपने केबल डाले हैं और उस रोड के ऊपर से तो बहुत सारे व्हीकल जाते हैं ना, तो उसके प्रेशर की वजह से, उसके वाइब्रेशन की वजह से आपका केबल डैमेज भी हो सकता है। या तो अगर वो हाई वोल्टेज का अगर आपके पास केबल है, तो वहां पर अगर कोई पर्सन जाता है और अगर आपने प्रॉपरली अगर डेप्थ नहीं की रहेंगी, तो उस पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। इसीलिए जब भी हम केबल को अंडरग्राउंड करेंगे बेटा, तो उसमें सफिशियंट डेप्थ रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज लेवल उतना आपके पास डेप्थ खड्डा खोदना पड़ेगा आपको। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी आप पढ़ लेना। तो इसका सही आंसर यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द अबो सिंबल, एक सिंबल आपको पहचानना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। तो ये सिंबल में देखो आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स दिया गया है, और ये चीज़ क्या है, तो ये डीसी है और बेटा ये एसी है। इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है, डीसी का कन्वर्जन एसी में कर रहा है, मतलब ये क्या है, तो ये इन्वर्टर है सर। समझ में आया। तो यहाँ पर डीसी है, यहाँ पर एसी है, तो डीसी का कन्वर्जन एसी में हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, इन्वर्टर रहेगा। यहाँ पर मैंने और भी आपको समझाने के लिए दो तीन सिंबल रखे हैं। तो ये जो सिंबल है ये होता है पावर कन्वर्टर का सिंबल, है ना। तो अगर यहाँ पर स्ट्रेट अगर यहाँ पर एक लाइन होती तो ये होगा पावर कन्वर्टर। प्लीज रिमेंबर, ये पावर कन्वर्टर। और देखो यहाँ पर भी डीसी ही है, यहाँ पर भी आपके पास डीसी है, तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर हुआ था, हम इसको क्या बोलेंगे, चॉपर, है ना। कभी अगर ये पूछा जाए तो चॉपर। अब देखो यहाँ पर एसी है ना, और यहाँ पर डीसी है, तो ये एसी टू डीसी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रेक्टिफायर होगा। प्लीज रिमेंबर, आपको ये सिंबल पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक डायोड जैसा सिंबल दिख रहा है ना, तो ब्रिज रेक्टिफायर है सर ये, है ना। ब्रिज रेक्टिफायर एसी टू डीसी, ये सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एसी है, यहाँ पर भी एसी है, तो एसी टू एसी किस में कन्वर्जन होता है सर, साइक्लो कन्वर्टर में। तो एसी टू एसी कन्वर्टर या तो साइक्लो कन्वर्टर हम बोलेंगे। और ये देखो अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था कि यहाँ पर डीसी है, यहाँ पर एसी है ना। तो डीसी टू एसी इन्वर्टर, है ना, गॉट इट, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एसी, यहाँ पर फिर से डीसी। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, तो रेक्टिफायर्ड इन्वर्टर है सर ये। प्लीज रिमेंबर, इस एरो का मतलब होता है रेक्टिफाइड इन्वर्टर। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो एरो यहाँ पर लगाया गया, तो रेक्टिफायर ये, इन्वर्टर ये फिर से रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो सिंबल आप यूज कर सकते हो, तो ये एरो यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, या तो यहाँ पर लगाओ, तो रेक्टिफायर इन्वर्टर में एरोज होते हैं। प्लीज रिमेंबर, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिलहाल तो इसका आंसर क्या है सर, ये डीसी था, ये एसी है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ डीसी टू एसी कन्वर्टर, है ना। डीसी से कन्वर्जन होके हमें मिल रहा है एसी, तो आपको पता है फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर का मतलब क्या रहेगा सर, इन्वर्टर, राइट। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एन एससीआर इज अ डैश ट्रिगर डिवाइस, एससीआर क्या है सर, एक करंट कंट्रोल डिवाइस, सॉरी करंट ट्रिगर डिवाइस है। हम गेट को करंट देते हैं, प्लीज रिमेंबर, गेट टर्मिनल को हम करंट देते हैं, तो एससीआर ये करंट ट्रिगर डिवाइस है ना। तो आज कुछ क्वेश्चन मैंने आसान, कुछ मॉडरेट, कुछ अच्छे खासे, और हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से मिलता जुलता था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। बहुत ट्राई किया मैंने कि आपके सिलेबस से मिलते जुलते क्वेश्चन में लेके आओ आपके लिए, है ना। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक, मतलब इस सेशन को लाइक कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है या फिर इंडिकेशन का काम करता है। तो लाइक करने में बेटा कोई भी फीस नहीं जाती है, तो प्लीज़ लाइक करके बिल्कुल जाना, क्योंकि लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कमेंट करोगे तो यहाँ पर मुझे मोटिवेशन के साथ साथ ऐसा समझ लो ना कि और भी कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वेदर ये उन लोगों तक पहुँच रहा है जिनको चाहिए, मतलब जिनको सच में ये सेशन चाहिए या नहीं, मतलब उनको उनके तरफ ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उस वे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी मुझे समझ में आता है। कोई भी सजेशन रहे तो आप कमेंट कर सकते हो। सेशन कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मुझे पता रहेगा कि भाई साहब आप सभी लोग मेरे से कनेक्टेड हो। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक ही चीज़ करना कि बेटा ये सेशन जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, आपके सीनियर जूनियर जिनसे भी आपको शेयर करना है उनसे शेयर करो, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो फिलहाल सीरीज आपकी बीएमसी की चल रही, बट अपकमिंग डेज में मैं आपको बता रहा हूँ
जितने भी एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड मैं सेशन लाता रहूंगा। यस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा जो एजेंडा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों को मिले, बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए। अगर अगर फ्री में कोई पढ़ना चाहता है तो बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इज ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि अगर आप शेयर करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो ये तो फिर बहुत बढ़िया है ना। तो हम मतलब, एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पीडीएफ चाहते हो इस सेशन के तो आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली दोनों भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो ट्रांसको जन को एंड वितरण के लिए भी आपके पास ये सेशन हेल्पफुल रहेंगे। बट इसका जो सिलेबस है या फिर मैं बोलूँगा कंटेंट है वो फिलहाल तो बीएमसी के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।